डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 1। राजीव बेटा, मेरी बात मानो और अपने घर लौट चलो। तुम्हारे डैड और तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है। श्यामलाल हाथ जोड़े खड़े हैं। इस पर राजीव खड़ा उठता है और तमतमा आता हुआ कहता है, कैसा परिवार अंकल? क्या जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो आपको नहीं मालूम? बचपन में ही मॉम मुझे छोड़कर चली गई, और मेरी उस सटेप मॉम ने मेरे साथ क्या किया? मुझे मोहरा बनाकर किसी इनोसेंट लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया ताकि मुझे फैमिली बिजनेस और प्रॉपर्टी से निकाल सके। अब राजीव के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ दुख भी था। वो होटल के दरवाजे के बाहर देखते हुए कहने लगा, और हुआ भी तो वही जो मेरी सटेप मॉम चाहती थी। अंकल, मैं बेकसूर था। पहले मुझे जबरदस्ती ड्रिंक करवाई गई, उसने मेरी ड्रिंक को स्पाइक भी किया। जग से। अंकल, मैं बेकसूर था। राजीव बड़ी निराशा में हंसते हुए बोला। उसने आगे बोलना जारी रखी, अंकल, आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वहाँ तक पहुँचना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल है। मैं भारत की स्पेशल कमांडो फोर्स का चीफ हूँ। मेरे एक इशारे पर बड़े बड़े मंत्री और बिजनेसमैन खड़े हो जाते हैं। मुझे मिस्टर प्रताप मेहरा की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंकल, माफ करिएगा पर मुझे कहीं जाना है। इतना कहते हुए राजीव ने अपने सनग्लासेस पहने और होटल से बाहर निकल गया। बाहर एक आलीशान गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। एक बॉडीगार्ड ने राजीव को सैल्यूट किया और उसके लिए दरवाजा खोला। गाड़ी में बैठकर राजीव ने अपने फोन पर एक सुंदर लड़की की तस्वीर को निहारते हुए एक लंबी सांस ली और ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, गाड़ी शालिनी के ऑफिस तक ले चलो। गाड़ी में बैठने के बाद राजीव नर्वस और एक्साइटेड था। राजीव आज शालिनी को प्रपोज करने वाला था। शालिनी वही लड़की थी जिसके रेप केस में 5 साल पहले राजीव को फंसाया गया था। उस रात के बारे में राजीव को ज्यादा कुछ तो याद नहीं था, मगर उसने शालिनी की गली में एक फॉल नेकलेस देखा था जिसमें बहुत सुंदर फूलों का पेंडेंट बना हुआ था। बस इसी नेकलेस के डिजाइन के जरिए राजीव शालिनी तक पहुंच पाया था। राजीव के मन में शालिनी के लिए बहुत हमदर्दी थी और यह हमदर्दी धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हालांकि उसने शालिनी को कभी नहीं बताया कि उस रात उसके साथ उसने ही जबरदस्ती की थी। शालिनी ने 4 साल पहले नशे की हालत में कार चलाते वक्त एक बूढ़े इंसान का एक्सीडेंट कर दिया था। उसके प्यार में पागल राजीव ने पूरा इल्जाम अपने सिर ले लिया और जेल जाने को तैयार हो गया। जेल जाने के बाद ही राजीव ने कमांडो की ट्रेनिंग ली और आज एक बहुत ही कामयाब इंसान बनकर शालिनी से फिर से मिलने जा रहा था। राजीव की गाड़ी शालिनी के ऑफिस के बाहर रुकी। गाड़ी से उतरकर राजीव ने अपने बाल और कपड़े सेट किए। राजीव आगे बढ़ने ही लगा था, तभी शालिनी अपनी कजिन प्रिया के साथ ऑफिस से बाहर निकली। राजीव शालिनी को एकटक देखता ही रह गया। उसकी धड़कनें बढ़ गई थीं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था मानो राजीव अभी शालिनी को प्यार से अपनी बाहों में भर लेगा। राजीव शालिनी की ओर बढ़ा और मुस्कुराते हुए कहने लगा। शालिनी ने शायद उसे पहचाना नहीं, वह कंफ्यूज होकर राजीव की ओर देखने लगी। मगर प्रिया ने राजीव को पहचान लिया और कहा, राजीव। प्रिया के साथ 4 साल की एक प्यारी सी बच्ची भी थी। राजीव ने अंदाजा लगाया कि शायद ये प्रिया की ही बेटी है। राजीव और प्रिया तो खुश हुए, मगर शालिनी राजीव को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। हाय राजीव, तुम जेल से कब निकले और यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं मेरी कंपनी में जॉब लेने तो नहीं आए हो ना? क्योंकि मैं प्रिजनर्स को जॉब नहीं देती। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शालिनी जोर से हंसने लगी। अरे नहीं शालिनी, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने इतने सालों तक मेरा वेट किया होगा, और वो भी तुम्हारा। नॉट एट ऑल राजीव, वैसे फिलहाल तो मैं अपनी फियांस रोहन का वेट कर रही हूँ। शालिनी अपने हीरे की अंगूठी की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी। इतना सुनते ही राजीव के ऊपर तो मानो आसमान टूट पड़ा हो। क्या तुम्हारी सगाई हो गई? मगर शालिनी, मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं लौटूंगा, और तुमने भी मुझसे प्यार किया था ना? क्या तुम सिर्फ 4 साल में मेरे प्यार को भूल गई? राजीव अपनी बात कह ही रहा था, तभी एक लंबी सी गाड़ी आए और उसमें से दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन का बेटा रोहन सेन उतरा। शालिनी दौड़ कर गई और रोहन को गले से लगा लिया। तभी रोहन शालिनी के बालों को सहलाते हुए कहता है, सॉरी बेबी, तुम्हें मेरा वेट करना पड़ा। वैसे शालिनी, ये कौन है? तुम्हारा फ्रेंड है क्या?
मुझे भी तो मिलवाओ अपने फ्रेंड से। फ्रेंड? कैसा फ्रेंड? मैं तो इसे जानती भी नहीं। बस इतना पता है कि जेल से छूटे हुए कोई प्रिजनर है बेबी। ये सब सुनकर राजीव को अब गुस्सा आने लगा। अपनी दोनों भौहों को तानते हुए राजीव शालिनी की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, अच्छा, तो आज तुम मुझे पहचानती भी नहीं। भूलो मत शालिनी, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ही जेल जाना मंजूर किया था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जस्ट शट अप राजीव, प्यार प्यार माय फूट। तुम जैसे लूजर के साथ मैं कभी प्यार नहीं कर सकती। रोहन कितना सक्सेसफुल है, और जरा खुद को देखो, तुम सिर्फ एक प्रिजनर हो, प्रिजनर, समझे? अब शालिनी अपना पस निकालते हुए कहने लगी, तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसे न? ये लो और लगा लो अपनी कीमत। राजीव शालिनी की ओर देखता रहा। उससे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दिया जाए। ये सब प्रिया से देखा नहीं गया और वह बीच में बोल पड़ी, अगर उस दिन उसने अपने ऊपर ब्लेम नहीं लिया होता तो आज तुम प्रिजनर होती। प्यार न सही, कम से कम इसकी बेइज्जती तो मत करो। प्रिया के बोलते ही शालिनी और भी ज्यादा भड़क गई। शालिनी प्रिया के करीब गई और उस पर चिल्लाते हुए कहने लगी, ओ अच्छा है, अब तुम सिखाओगी मुझे कि क्या बोलना है और क्या नहीं। तुम्हारी खुद की तो कोई औकात नहीं। न जाने 5 साल पहले किसके साथ अय्याशी की तुमने, और इस नाजायज बच्ची की चलते नाम किसका खराब हुआ, हमारी फैमिली का। और नाजायज को नाजायज ही बोला जाता है। और क्या कहा तुमने? तुम मुझसे प्यार करती हो? वेट अ मिनट। शालिनी ने अपने गहनों से नेकलेस उतारकर प्रिया के हाथों में थमा दिया। ये तमाशा देखकर राजीव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मन में ख्यालों का समुद्र ऐसा उठा। राजीव मन ही मन सोचने लगा, ये तो वही नेकलेस है जिसके जरिए मैं शालिनी तक पहुंचा था। क्या ये नेकलेस प्रिया का है? मगर यह कैसे हो सकता है? अगर 4 साल पहले ये नेकलेस प्रिया ने शालिनी को दिया था तो इसका मतलब ये वास्तव में प्रिया का ही है। इसका मतलब 5 साल पहले उस रात मैंने शालिनी नहीं बल्कि प्रिया के साथ। और यह बच्ची, ओ माय गॉड, इसका मतलब ये बच्ची मेरी ही है। एपिसोड 2। ये मैं क्या कर बैठा? पिछले 4 सालों से मैं एक गलत इंसान से प्यार कर रहा था, जबकि इस प्यार का हकदार तो कोई और ही है। और मेरी बच्ची, हाँ, ये मेरी ही बच्ची है। ओ गॉड, राजीव मन ही मन सोच रहा था, जब शालिनी ने प्रिया को जोर से डांटते हुए कहा, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो बच्चरन लड़की, अपनी इस नाजायज बच्ची को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। प्रिया ने मोती के नेकलेस को अपनी मुट्ठी में छुपाया, अश्रुपूरित आंखों से अपनी बच्ची की ओर देखा और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। चलो बेटा, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, मैं तुम्हें ऐसे लोगों से दूर ले चलूंगी। इतना कहकर प्रिया अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी। तभी राजीव ने अचानक ऐसा कुछ किया कि वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ा दिए। प्रिया, प्लीज 1 मिनट ठहरो। राजीव आगे बढ़ा और अपनी कोट के बाएं पॉकेट से एक अंगूठी निकालकर प्रिया के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। प्रिया, विल यू मैरी मी? ये सुनते ही प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। दूसरी तरफ शालिनी की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह आग बबूला हो गई। राजीव, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इतना कहते हुए वह राजीव को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी राजीव ने अपने बचाव में उसका हाथ पकड़ लिया। डोंट यू डियर, मैं कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? तुम अपने मंगेतर पर ध्यान दो तो बेहतर होगा। ओह, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या करना सही है और क्या नहीं। भूलो मत कि मेरी पावर क्या है। तुम मेरे सामने सिर्फ एक भिखारी हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ। राजीव की सब्र की परीक्षा हो चुकी थी। अब वह शालिनी की बकवास सुन नहीं पा रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बांध दी और शालिनी की ओर बढ़ा। शालिनी, अब एक और शब्द मत कहो, तुम बस अब चुप हो जाओ वरना। राजीव को देखकर शालिनी जोर से हंसने लगी और ताली बजाने लगी। ओ ग्रेट राजीव, ग्रेट, तो अब तुम मुझसे हाथ उठाओगे। कल तक जो लड़का कुत्तों की तरह मेरे सामने दोम हिला रहा था, आज वह मुझे धमका रहा है, और वो भी क्यों? सिर्फ इस चीप और करेक्टरलेस लड़की के लिए। शालिनी प्रिया की ओर मुड़ी और बेहद गुस्से से प्रिया को घूरने लगी। इतना सब सुनने के बाद राजीव का मन किया कि वह शालिनी की जान ही ले ले। वह खुद को रोक न सका और आगे बढ़कर शालिनी को धक्का दिया और प्रिया से दूर कर दिया। राजीव की आंखों में इतना गुस्सा देखकर शालिनी डर गई और पीछे हट गई। अचानक राजीव की नज़र उस नन्ही सी बच्ची पर पड़ी, जो सहमी हुई अपनी मां के पीछे छुपी खड़ी थी। वहां जो कुछ भी चल रहा था,
उसे देखकर बच्ची बेहद डर गई थी। उस मासूम चेहरे को देखकर राजीव का दिल पसीज गया। राजीव बच्ची के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने बहुत प्यार से उस बच्ची का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं प्रिंसेस, क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारा डैड बनूं? हाँ, राजीव ये सुनकर खुशी से झूम उठा। बेटा, एक बार डैड कह दो ना। डैड। इतना सुनते ही राजीव ने बच्ची को अपने कंधों पर बिठा लिया और खुशी से झूमने लगा। आज से यह मेरी बेटी है और मैं इसका डैड हूँ। राजीव की खुशी देखकर सब वाकई हैरान थे। प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। तभी प्रिया ने राजीव के कंधे से अपनी बेटी को उतारा। स्टॉप इट, राजीव, ये छोटी सी बच्ची है, इसे सही गलत का पता नहीं है, इसलिए तुम खुद को इसका डैड बुलाना बंद करो। प्लीज, मैं तुम्हें अपना पार्टनर नहीं मानती। प्रिया, प्लीज, मुझे एक मौका तो दो। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। इस बच्ची के लिए दुनिया तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। बस एक बार मुझे अपना लो। प्रिया ने राजीव की आंखों में अपनी बेटी के लिए वह प्यार देखा जिसके लिए वह सालों से तरस रही थी। आज पहली बार किसी ने उसकी बच्ची को अपना नाम देना चाहा। और जिस तरह उसकी बच्ची की भी आंखें चमक रही थीं, प्रिया का मन कर रहा था कि अभी राजीव का हाथ थाम ले। लेकिन उसने अपनी जिंदगी में बहुत धोखे खाए थे। प्रिया मन ही मन डर रही थी। इतने में राजीव ने ड्राइवर को इशारा किया और गाड़ी का गेट खुलवाया। राजीव ने प्रिया का हाथ थामा और गाड़ी में बिठाया। प्रिया के लिए ये सब एक सपने से कम नहीं था। वह अब भी उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, पर अपनी बेटी की एक्साइटमेंट देखकर वह आगे बढ़ गई। गाड़ी राजीव खुद ड्राइव कर रहा था। प्रिया गाड़ी के आगे वाली सीट पर बैठी थी और उसकी बच्ची पीछे बैठी थी। शालिनी अपने फियांसे के साथ खड़ी होकर यह सब देखती रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक राजीव ने प्रिया को प्रपोज क्यों किया और उसने स्वीकार कर लिया। प्रिया को स्वीकार करने की क्या जरूरत थी, ये सोचते हुए वह मन ही मन सोच रही थी कि वह इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। राजीव शालिनी की आंखों के सामने प्रिया को गाड़ी में बैठाकर ले गया। प्रिया, तुम घबराओ मत, मैंने कहा न, तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। वैसे हमारी बेटी का नाम क्या है? क्या तुम हमारी बेटी कह रहे हो? वह सिर्फ मेरी बेटी है। और वैसे भी तुम सिर्फ शालिनी को नीचा दिखाने के लिए मुझसे प्यार का दिखावा कर रहे थे। मैं सब समझती हूँ, वरना अचानक एक ही सेकंड पहले तुम शालिनी से मिलने आए थे और दूसरे ही पल में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। बताओ, कैसा है ये तुम्हारा प्यार? इसलिए गाड़ी रोको और मुझे जाने दो। मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा था प्रिया। मैं मानता हूँ कि मैं शालिनी के लिए आया था, लेकिन ये तो तुमने भी देखा कि उसने मुझे क्या नहीं कहा। जबकि मैं जिंदगी के 5 साल जेल में बिता कर आया, सिर्फ उसके लिए। और जब मैं शालिनी के साथ था, तो मैंने देखा कि लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि लोग तुम्हें नीचा दिखाएं। आज जब मैं खुद धोखा खा चुका हूँ, तो मैं तुम्हारा दर्द समझ पा रहा हूँ। और सच कहूँ तो आज तुम्हारी बेटी को देखकर मुझे लव एट फर्स्ट साइट हुआ है। उसे अपनी जिंदगी बनाने के लिए मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ, और मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें मना लूंगा। राजीव की बातें सुनकर प्रिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि वह राजीव पर भरोसा करे या नहीं। एक तरफ प्रिया का मन चाहता था कि राजीव पर भरोसा करे, लेकिन प्रिया के दिमाग में दुनिया से मिले धोखे का घाव काफी गहरा था। वह चाहकर भी राजीव को अपना नहीं पा रही थी। तभी राजीव ने सामने के मिरर को सेट किया, जिसमें बच्ची का चेहरा दिखने लगा। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आर्या है। मेरी प्यारी आर्या। प्रिया, आर्या के पापा कहाँ हैं? क्या बनान में बनानचा है? मुझे पता है कि 5 साल पहले मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। क्या तुम्हें इस इंसान के बारे में कुछ नहीं पता? क्या तुम नहीं चाहोगी कि वह इंसान वापस लौट आए और तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को अपना नाम दे? मैं उस इंसान के बारे में कुछ नहीं जानती। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उस एक आदमी ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे लोगों से सिर्फ बेइज्जती ही मिली है। मेरी बेटी का कोई पिता नहीं, सिर्फ एक माँ है। तुम मुझसे प्लीज ये दोबारा कभी मत पूछना। मैं उस आदमी को याद करती हूँ तो वही रात याद आती है। प्रिया, अगर तुम्हें पता चलता है कि इस बच्ची का बाप मैं हूँ, तो फिर तुम मेरे साथ कैसे बर्ताव करोगी? राजीव के इस सवाल के बाद कार में अजीब सा सन्नाटा छा गया। प्रिया की आंखें अचानक सूखी सी हो गईं, जैसे उनमें कोई जान न हो। फिर अचानक प्रिया ने ऐसा जवाब दिया कि सुनकर राजीव शॉक्ड रह गया। एपिसोड 3। अगर मुझे पता होता कि उस रात मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले दरिंदे तुम ही थे, तो मैं तुम्हारा आज ही इसी वक्त मर्डर कर देती। भले ही तुम्हें मारने के बाद मैं खुद भी जहर खाकर मर जाऊं,
पर तुम्हें एक मिनट भी जिंदा नहीं रहने दूंगी। प्रिया की ऐसी बात सुनकर राजीव का गला सूख गया और उसे पसीने आने लगे। उसके दिमाग में चल रहा था कि प्रिया ने उसके परिवार की हरकतों की कीमत अपनी इज्जत से चुकाई है। वो खुद को प्रिया के सामने बहुत छोटा महसूस करने लगा। उसे लगने लगा कि पूरा मेहरा परिवार प्रिया का क्रिमिनल है। वैसे मुझे पता है कि तुम वो हो ही नहीं सकते, तुम्हारे हालात भले ही खराब हो, तुम एक ईमानदार इंसान हो, वरना अपने प्यार को बचाने के लिए आज के ज़माने में जेल कौन ही जाता है। शालिनी ने तुम्हारे साथ जैसा बिहेव किया वो बहुत गलत था, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। अपनी नज़रों में और गिर गया। उसने मन ही मन सोच लिया था कि प्रिया और अपनी बच्ची की जिंदगी वापस नॉर्मल करने के लिए वह हर मुमकिन कोशिश करेगा। प्रिया, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं बल्कि प्यार चाहिए। तुम और आर्या मुझे अपना लो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। राजीव, क्या तुम मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दोगे? प्रिया ने राजीव की बात का बिन जवाब दिए कहा, क्योंकि उसकी फ़ोन रिंग हो रहा था। प्रिया फ़ोन उठाने में हिचकिचाने लगी। बड़ी हिम्मत जुटाकर प्रिया ने फ़ोन उठाया। नहीं माँ, शालिनी ने आपको भड़काने की कोशिश की है, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। वॉट? आई जस्ट कांट बिलीव। शालिनी ने इन सब में अक्षय को क्यों घसीटा? और क्या मतलब है आपका कि अक्षय हमारे घर पर मेरा इंतजार कर रहा है? माँ, मुझे किसी से नहीं मिलना। प्रिया फ़ोन पर कुछ सेकंड रुकने के बाद बोली, माँ, शालिनी ने राजीव के बारे में आपको सब कुछ गलत बताया है। वो कोई प्रिजनर नहीं है। माँ, प्लीज़ आप उसके बारे में इतना गलत मत कहिए। शालिनी आपसे सच्चाई छुपा रही है, और इनफैक्ट राजीव अक्षय से बहुत अच्छा है। माँ, प्लीज़ आप शांत हो जाएं, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं अभी घर आ रही हूँ। फ़ोन रखने के बाद प्रिया अपना सिर पकड़कर बैठ गई। राजीव को समझ आ गया था कि उसकी हरकत से प्रिया के घर में हलचल मच गई है। प्रिया, क्या हुआ? तुम्हारी माँ का फ़ोन था ना? मेरी हरकत से वे काफ़ी नाराज़ लग रही थी। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। राजीव, अब बस करो। जितनी मदद करनी थी तुम कर चुके, अब सब कुछ मुझे ही संभालना होगा। शालिनी ने माँ को बहुत बुरी तरह से भड़काया है। मुझे बस ये फिक्र है कि माँ की तबीयत न बिगड़ जाए। तुम मुझे प्लीज़ जल्दी से मेरे घर पहुँचा दो। आई एम सॉरी प्रिया, मगर मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगा। ये नाराज़गी मेरी वजह से है। मैं तुम्हारे घर चलूँगा और तुम्हारी माँ को समझाऊँगा। वैसे ये अक्षय कौन है? पहले तो कभी इसका नाम नहीं सुना। अक्षय चोपड़ा एक बहुत अमीर बिजनेसमैन है और मेरी माँ ने उसे चुना है। मुझसे शादी करने के लिए मुझे और आर्या को कोई नॉर्मल लड़का अपना नाम क्यों देगा? स्वीट है, मेरी माँ ने मुझसे दुगनी उम्र के आदमी को मेरे लिए चुना है। प्रिया एक लंबी सांस लेने के बाद बोली, कोई आदमी मुझे और मेरी बच्ची को अपनाने के लिए तैयार हुआ था, जिससे माँ थोड़ी शांत हुई थी, और अब शालिनी ने उससे भी उल्टी पट्टी पड़ा दी। अच्छा, तो ये बात है। अब तो मैं तुम्हारे घर जरूर जाऊंगा। मेरा विश्वास करो प्रिया, मैं तुम्हारे माँ बाप को हमारे रिश्ते के लिए मना लूंगा। वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ कि ये अक्षय चोपड़ा है कौन। राजीव के शब्द प्रिया को बड़ी हिम्मत दे रहे थे। प्रिया मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि अब उसे भी राजीव पर भरोसा हो रहा था। उसे एक नई उम्मीद मिली कि शायद राजीव के सहारे वह अपनी बच्ची को एक अच्छी जिंदगी दे सकती है। थोड़ी ही देर में प्रिया का घर आ गया। प्रिया को बहुत डर लग रहा था। वह अपने माँ पापा का सामना नहीं कर पा रही थी। तभी राजीव ने प्रिया की माँ सरला वर्मा को देखा। प्रिया के पीछे खड़े राजीव पर पलटी नज़र से सरला के चेहरे का रंग उड़ गया। ओ, तो यही है राजीव मेहरा, जेल से छूटा हुआ प्रिजनर। प्रिया, तुम हमें और कितना जलील करोगी? तुम्हारी हरकतों से हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। आखिर तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आती? ये सब सुनकर राजीव से रहा नहीं गया और वह बीच में बोल पड़ा, आंटी, आप प्लीज़ प्रिया से कुछ मत कहिए। इन सब में इनकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही इसे अचानक प्रपोज किया और इससे शादी करना चाहता हूँ। मैं इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। दरवाजे के बाहर खड़े होकर तमाशा करना बंद करो। क्या हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं? सरला प्रिया का हाथ खींचती हुई अंदर ले गई। राजीव भी उनके पीछे अंदर आ गया। प्रिया के घर के हॉल में दो आदमी बैठे थे। उनमें से एक प्रिया के पिता रमेश वर्मा थे और दूसरा अक्षय चोपड़ा। सरला का गुस्सा देखते हुए उसके हस्बैंड रमेश ने राजीव को अपने साथ एक दूसरे कमरे में चलने का इशारा किया। प्रिया के पिता रमेश एक समझदार इंसान थे। उन्हें बस अपनी बेटी की खुशी चाहिए थी। वो जानना चाहते थे कि राजीव उनकी बेटी के लायक है भी या नहीं। अक्षय भले ही उम्र में बहुत बड़ा हो, मगर वह एक कामयाब इंसान है। लेकिन अगर प्रिया को तुम पसंद हो तो मैं तुम्हें मौका जरूर दूंगा।
क्या मैं जान सकता हूँ कि जेल से निकलने के बाद अब तुम क्या काम करते हो? जी अंकल, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। हाँ, ये सच है कि मुझे किसी और के गुनाह की सजा काटने के लिए जेल जाना पड़ा था। और इसी दौरान जेल में मैंने इंटेंस ट्रेनिंग की थी। आज मैं भारत के स्पेशल कमांडो फोर्स का चीफ हूँ। मेरे नाम पर अरबों की खानदानी संपत्ति भी है, मगर मैं पैसे को ज़्यादा अहमियत नहीं देता। आज मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। ये बात शायद सुनने में नामुमकिन सी लगे, मगर आप मेरा विश्वास करिए। मैं प्रिया और उसकी बेटी को अपना नाम देना चाहता हूँ। अब वही मेरी जिंदगी है। ये सब सुनकर प्रिया के पिता रमेश को खुशी तो हुई, मगर वो अभी भी राजीव पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। आखिर इतना कामयाब इंसान अचानक उसकी बेटी से प्यार कैसे करने लगा? कहीं राजीव प्रिया को फंसाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहा? रमेश के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। उधर हॉल में प्रिया और अक्षय के बीच बातचीत चल रही थी। अक्षय प्रिया का ब्रेन वॉश कर रहा था ताकि वो अक्षय से ही शादी करे। प्रिया की बेटी आर्या वहीं पास में सोफे पर बैठी खेल रही थी। अचानक आर्या की नज़र राजीव के हैंडबैग पर पड़ी, जो कि वहीं पास में रखा हुआ था। अंकल, ये काफी भारी है, आप इसे खोल दो, मैं इससे खेलूंगी। आर्या, बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि दूसरों के सामान को हाथ नहीं लगाते। उसे वहीं रख दो। इस बच्ची को क्यों डांट रहे हो? खेलने ही तो दो। तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है। प्रिया के लाख मना करने के बाद भी अक्षय नहीं माना और राजीव के बैग को खोलने लगा। ये देखकर प्रिया की मां सरला भी उत्सुकता से खड़ी हो गई। वह भी देखना चाहती थी कि आखिर राजीव के बैग से क्या निकलता है। ओ माय गॉड, दिस इज इम्पॉसिबल। राजीव के पास ये सब कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इन तीनों ने राजीव के बैग में कुछ ऐसा देखा कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अक्षय और प्रिया को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सरला भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर राजीव के बैग में ये सब कैसे हो सकता है। आखिर राजीव के बैग में ऐसा क्या था? एपिसोड 4। राजीव का बैग अक्षय के हाथों में था। अक्षय को उसमें से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो शायद कभी किसी ने न देखे हों। ये दस्तावेज भारत सरकार द्वारा जारी किए गए थे। इनमें कुछ सीक्रेट मिशंस का जिक्र था, जिन्हें राजीव ने लीड किया था। दरअसल राजीव बहुत ही स्ट्रॉन्ग और भरोसेमंद सोल्जर था। उसने भारत पर होने वाले कई आतंकी हमलों को रोका था। एक बहुत मशहूर आतंकवादी की गिरफ्तारी भी राजीव ने करवाई थी। उन दस्तावेजों में भारत सरकार द्वारा भेजा गया एक नोटिस भी था। इस नोटिस में राजीव को परमवीर चक्र अवार्ड के लिए नामांकित करने की बात लिखी थी। इतना सब कुछ देखकर प्रिया, उसकी मां और अक्षय स्तब्ध रह गए। अक्षय को ऐसा लगने लगा कि राजीव उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। अक्षय को टेंशन होने लगी कि अब वो प्रिया को कैसे बहकाएगा। वह इतना बौखला गया कि उसने सारे डॉक्यूमेंट सोफे पर पटक दिए। ये नामुमकिन है। कोई इंसान इतनी तैयारी के साथ धोखा देने कैसे आ सकता है? ये कैदी जानता है कि इसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए 4 पैसे देकर झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवा कर ले आया है। ये धोखेबाज भोले भाले लोगों को फंसाना चाहता है, मगर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अक्षय के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रमेश और राजीव कमरे से बाहर निकले। अरे, क्या हुआ बेटा? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? आए अंकल, आप भी अपनी आंखों से देखिए, कितनी चालाकी से इस लड़के ने झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवाकर आपको फंसाना चाहा है। धोखेबाज, प्लानिंग तो बहुत ही बढ़िया की है तुमने। अब सच सच बताओ कि कितने रुपए देकर ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बैग को हाथ लगाने की? इसका अंजाम तुम सोच भी नहीं सकते। तुम पर टेररिस्ट एक्ट्स लग सकते हैं। राजीव जल्दी जल्दी अपने बिखरे हुए डॉक्यूमेंट्स को समेटने लगा। प्रिया भी उसकी मदद करने लगी। प्रिया को राजीव की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी, मगर वह ये समझ नहीं पा रही थी कि इतने कम समय में राजीव ने इतना कुछ कैसे हासिल किया। आखिर राजीव जेल में था। राजीव की पूरी सच्चाई वहां मौजूद किसी को भी पता नहीं थी। राजीव भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था, लेकिन आज जो पावर उसके पास थी, वह उसे विरासत में नहीं मिली थी। इस स्टेटस के लिए राजीव ने कड़ी मेहनत की थी। राजीव ने बहुत समय पहले से ही मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। करीब 4-5 साल पहले, जब राजीव को शालिनी का इल्जाम अपने सर पर लेकर जेल जाना पड़ा था, तभी राजीव के जीवन में एक नया मोड़ आया। अपने पिछले रिकॉर्ड्स की मदद से राजीव ने इन 4-5 सालों को एक प्रिजनर की तरह नहीं, बल्कि एक सोल्जर की तरह जिया था। इसी दौरान राजीव कोई जेल की सजा नहीं काट रहा था, बल्कि सीक्रेट मिशन को पूरा करके लौटा था। राजीव,
मेरा मन कहता है कि तुम इतना बड़ा धोखा कभी किसी को नहीं दे सकते। क्या ये सारे डॉक्यूमेंट सच हैं? क्या सच में तुम इतने बड़े ऑफिसर हो? मुझे ये सब तुम्हारे मुंह से सुनना है, राजीव। प्रिया, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, मगर ये बात इस तरह सामने आएगी, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। ये सारे सीक्रेट मिशन होते हैं। देश की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हमें इन सब बातों को सीक्रेट रखना पड़ता है। मैं क्या काम करता हूँ, इसका अंदाजा तो अब आपको हो ही गया होगा। आप सब मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। राजीव, अक्षय की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुम्हें सफाई देने का पूरा मौका दूंगा, लेकिन पहले चलो खाना खा लेते हैं। सरला, सबके लिए खाना तो लगाओ। प्रिया और उसकी माँ को अब राजीव पर भरोसा होने लगा था। सभी लोग खाने के लिए डाइनिंग टेबल की ओर चल पड़े, लेकिन अक्षय के मन में अभी भी राजीव को गलत साबित करने की बात चल रही थी। अक्षय यह मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि राजीव इतना पावरफुल इंसान है। तभी अक्षय को एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों न इन डॉक्यूमेंट्स की फोटो डिफेंस मिनिस्ट्री में काम कर रहे अपने दोस्त को भेजी जाए। उसे पूरा विश्वास था कि उसका दोस्त अमन उसे सच बता सकता है। अक्षय का दोस्त अमन डिफेंस मिनिस्ट्री में बतौर ऑफिसर काम करता था। अक्षय ने उन डॉक्यूमेंट्स के फोटोज अमन को व्हाट्सएप कर दिए। अक्षय मन ही मन खुश हो रहा था। उसे लगा कि आज राजीव का पर्दाफाश करके रहेगा। तभी अचानक अक्षय के फ़ोन पर उसके दोस्त अमन का कॉल आता है। हेलो अमन, मैंने तुम्हें कुछ फ़ोटोज़ सेंड की हैं। मुझे प्लीज़ ये पता करके बताओ कि ये डॉक्यूमेंट्स असली हैं या फर्जी। अच्छा, तुमने सारे फ़ोटोज़ सीनियर्स को भेजे हैं? ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके तुम मुझे इनकी असलियत बताओ। अब अक्षय आराम से आकर डाइनिंग टेबल पर राजीव के सामने बैठ गया और उसे घूरने लगा। राजीव ने अक्षय को नज़रअंदाज किया और अपनी बेटी आर्या के साथ खाना खाने लगा। सभी एक साथ बैठकर खाना खा ही रहे थे कि अचानक राजीव का फ़ोन बजा। ये फ़ोन डिफेंस मिनिस्ट्री से था। राजीव खाने की प्लेट छोड़कर फ़ोन उठाने के लिए बाहर जाने लगा। ऐसा भी क्या अर्जेंट है कि तुम्हें खाना छोड़कर उठना पड़ रहा है? कहीं तुम्हारी कोई नई चोरी तो नहीं पकड़ी गई? अक्षय ने ताना मारा। राजीव ने अक्षय की बातों को नज़रअंदाज करके फ़ोन पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी समझा। ये नामुमकिन है, ये डॉक्यूमेंट्स लीक हो ही नहीं सकते। मैंने उनका पूरा ध्यान रखा था। अब राजीव को समझ आने लगा कि हो न हो, ये बेवकूफ़ी अक्षय ने ही की है। राजीव के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। राजीव ने फ़ोन पर कहा, मुझे लगता है ये किसी एक्सटर्नल सोर्स का काम है। मैं ऑर्डर देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स जिस सोर्स से भी लीक हुए हैं, उसे अभी के अभी गिरफ्तार किया जाए। राजीव अपने गुस्से को शांत करने के लिए सिगरेट पीने लगा। लगभग 5 मिनट के अंदर राजीव के पास डिफेंस मिनिस्ट्री से दोबारा फ़ोन आया। फ़ोन पर राजीव को बताया गया कि ये डॉक्यूमेंट्स किसी अमन नाम के ऑफिसर ने लीक किए हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आई डोंट केयर, ये अमन तो सिर्फ एक प्रॉप है। मुझे इस मामले की पूरी तहकीकात चाहिए। अमन के पास जिस सोर्स से डॉक्यूमेंट्स आए हैं, उसे ट्रैक करो। वो इंसान चाहे कहीं भी हो, मुझे आधे घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी चाहिए। इतना कहकर राजीव वापस घर के अंदर आ गया। राजीव सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगा। क्या हुआ राजीव, तुमने काफ़ी देर लगा दी। खाना भी ठंडा हो गया है। लगता है कोई अर्जेंट कॉल था। किसी बेवकूफ़ इंसान ने हमारे सीक्रेट मिशन के डॉक्यूमेंट्स को लीक करने की कोशिश की है। इस बेवकूफ़ी का नतीजा उसे बहुत जल्द मिलेगा। राजीव की आंखें देखकर अक्षय घबरा गया। वह वहां बैठे सभी से नज़र चुराने के लिए अपना फ़ोन चलाने लगा। तभी उसने अपने फ़ोन पर एक मैसेज देखा, जिसमें अमन की गिरफ्तारी की खबर थी। अक्षय के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। तुमने भी कोई बेवकूफ़ी की है क्या? मैं क्यों किसी मुसीबत में पड़ूंगा? तुम अपनी बकवास अपने पास रखो। आज मौसम थोड़ा गर्म है, इसलिए मुझे गर्मी लग रही है। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। यहाँ काफ़ी देर हो गई है। मुझे मेरे ऑफिस में कुछ काम भी है। अरे, इतनी भी क्या जल्दी? थोड़ी देर तो ठहर ही सकते हो। कम से कम अपनी कुर्सी छोड़कर दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़िए। अक्षय और भी घबराने लगा। प्रिया ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े इंसान को देखकर सभी लोग चौंक गए। सारे डाइनिंग टेबल से अपना खाना छोड़कर खड़े हो गए। जी, मेरा नाम रमेश वर्मा है। मैं इस घर का मालिक हूँ। बताएं, आपका हमारे घर पर कैसे आना हुआ? एपिसोड 5। हेलो मिस्टर वर्मा, मैं दिल्ली पुलिस से एसपी चौहान हूँ। मुझे रक्षा मंत्रालय से कुछ विशेष आदेश मिले हैं। कृपया मेरा सहयोग करें।
एसपी चौहान पुलिस की वर्दी में प्रिया के घर के बाहर खड़े थे। एसपी चौहान को कौन नहीं जानता था। उनकी ईमानदारी की चर्चा पूरे शहर में थी। इतने बड़े अधिकारी को अपने घर के बाहर देखकर घर के सभी लोग हैरान रह गए। महोदय, कृपया अंदर आओ। प्रिया, उसके लिए थोड़ा पानी ले आओ। नहीं नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। सर, मुझे बताओ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? आप एक आदेश के बारे में बात कर रहे थे, क्या मैं इसके बारे में कुछ जान सकता हूँ? दरअसल हमें अभी जानकारी मिली है कि एक शख्स ने भारत के सीक्रेट मिशन को लीक करने की कोशिश की है। पुलिस ने अभी इससे जुड़े एक शख्स को गिरफ्तार किया है और मेरे पास दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश है। हाँ सर, मैं समझता हूँ कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी है। हमारे घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। दरअसल जिस नंबर से ये सीक्रेट जानकारी लीक हुई है, उसे हमने ट्रैक कर लिया है। उस नंबर की लाइव लोकेशन फिलहाल आपके घर में है, इसलिए हमें जांच करनी होगी। पुलिस की बात सुनकर प्रिया और उसके माता पिता सदमे में आ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। कृपया हमें माफ कर दीजिए सर, अगर आपको उस नंबर के बारे में जानकारी है तो आपने उस नंबर पर कॉल क्यों नहीं की? क्या ऐसे सभ्य लोगों के घर में अचानक घुसना सही है? मैडम, अगर हम अपराधी को फ़ोन लगा दें तो वह चौंक जाएगा। हमें अपराधी को रंगे हाथ पकड़ना होगा। कृपया हमारा सहयोग करें। सरला ने अचानक आशा भरी नज़रों से अक्षय की ओर देखा। सरला ने सोचा कि अक्षय उसे इस मुसीबत से निकालने में मदद करेंगे। अक्षय, तुम बहुत बड़े आदमी हो। तुम्हारी इस शहर में इतनी पहुंच है बेटा। कृपया इस पुलिसकर्मी से बात करें। उसे बताएं कि वह गलत जगह पर आ गया है। हालांकि अक्षय डरा हुआ था, लेकिन वह सरला को ये दिखाना चाहता था कि वह सचमुच महान है। अक्षय अपनी दौलत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। हाँ आंटी, चिंता मत करो, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। नमस्कार चौहान जी, मैं इस घर का दामाद और इस शहर का मशहूर बिजनेसमैन अक्षय चोपड़ा हूँ। आप मुझसे बात कर सकते हैं। इतना सुनते ही एसपी चौहान ने अक्षय का हाथ पकड़ लिया। ओह, तो आप अक्षय चोपड़ा हैं। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। अब बताओ तुम कितने बड़े बिजनेसमैन हो। इतना कहते हुए एसपी चौहान ने अक्षय के हाथों में हथकड़ी लगा दी। हर कोई हैरान था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पुलिस अक्षय को गिरफ्तार करने आई है। हर कोई हैरान था। सर, मेरी बात सुनो, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अक्षय एक सम्मानित व्यक्ति हैं। आप उसे इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। वर्मा जी, आपको मेरी बात समझनी होगी। देखिए, मेरे पास अक्षय चोपड़ा का गिरफ्तारी वारंट है। इस शख्स के फोन से भारत के सीक्रेट मिशन के दस्तावेज लीक करने की कोशिश की गई है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो उससे पूछो। नन्हा आर्य ये सब देख रहा था। उसने देखा कि अक्षय अपने फोन से राजीव के दस्तावेजों की फोटो खींच रहे हैं। दादी, अक्षय अंकल राजीव अंकल के सामान की फोटो खींच रहे थे। मैंने उसे देखा। जब मैंने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है, तो उसने मुझे डांटा। तभी राजीव सामने खड़े हो जाते हैं। सामने खड़े राजीव को देखकर एसपी चौहान ने उन्हें सलाम किया। वहां जो कुछ भी हो रहा था वह प्रिया और उसके माता पिता की समझ से परे था। जय हिंद अधिकारी, यहाँ पहुँचने में देर होने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपने मुझे रक्षा मंत्रालय तक ले जाने में कष्ट क्यों किया? सर, अगर आपने मुझे सीधे आदेश दे दिया होता तो मुझे 1 मिनट भी देर नहीं होती। ऐसा नहीं है एसपी चौहान, आपने अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया है। हमें एक प्रोटोकॉल के तहत काम करना होगा, इसीलिए मैंने स्वयं और रक्षा मंत्रालय के माध्यम से आपसे बात नहीं की। अक्षय, अब तुम्हें समझ आया कि मैं फ्रॉड हूँ या नहीं? मैंने तुम्हें बहुत समझाया पर तुम न माने। अगर तुमने मुझसे मजाक किया होता तो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लेता, लेकिन आपने मेरे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। मैंने आपसे कहा था कि वे दस्तावेज गोपनीय हैं और यदि आपने उन दस्तावेजों को देखा भी तो आप पर आतंकवादी कृत्य लगाया जा सकता था। अतः अब तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। उसे ले जाओ एसपी चौहान, उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने सबकी आंखों के सामने अक्षय को गिरफ्तार कर लिया। प्रिया और उसके माता पिता कुछ भी कहने में असमर्थ थे। उनके लिए राजीव अचानक हीरो बन गए। प्रिया की नज़रें राजीव से हट ही नहीं रही थी। उसके मन में राजीव के लिए सम्मान और प्यार कई गुना बढ़ गया था। वह बस राजीव को देख रही थी। तभी सरला आगे आती है और राजीव का कंधा पकड़कर उससे पूछने लगती है, प्रिय राजीव, आप कौन हैं?
मुझे बताया गया कि आप एक कैदी हैं जो अभी अभी जेल से छूट कर आए हैं। लेकिन यहाँ कुछ चल रहा है। वह पुलिसवाला आपको नमस्कार क्यों कर रहा था? और आपने अक्षय को इतनी आसानी से गिरफ्तार कैसे कर लिया? आंटी, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैं कोई कैदी नहीं हूँ जो जेल से छूट गया हो। ये सच है कि शालिनी के अपराध में मैंने जेल जाना स्वीकार कर लिया था, लेकिन मैं सजा मिलने के बाद जेल से बाहर नहीं आ रहा हूँ। मैं एक अंडरकवर मिशन की ट्रेनिंग पर था। इन 4 सालों में मैंने कड़ी मेहनत की है। आज मैं बहुत ताकतवर इंसान हूँ। मेरे पास पैसे और रुतबे की कोई कमी नहीं है। मैंने इतने समय में बहुत सम्मान अर्जित किया है। राजीव की बातें सुनकर प्रिया के माता पिता बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि उनकी बेटी की किस्मत बदलने वाली है। उन्हें अपनी बेटी के लिए राजीव से बेहतर लड़का नहीं मिला। उन्हें लगा कि वे प्रिया और आर्या को सही हाथों में सौंपने जा रहे हैं। सरला और राजीव बात कर रहे थे, तभी अचानक रमेश की माँ का फोन आया। हेलो माँ, आप कैसे हैं? और पापा कैसे हैं? क्या आप क्या कह रही हैं? ये कैसे हुआ माँ? सुबह तक पिता ठीक थे, फिर अचानक ये दिल का दौरा कैसे पड़ गया? कुछ देर तक अपनी माँ की बातें फोन पर सुनने के बाद रमेश रोने लगता है। उसका फोन उसके हाथ में रह गया है। रमेश असहाय है। वह फर्श पर गिरकर रोने लगता है। पिताजी, दादाजी को क्या हुआ? दादी फोन पर क्या कह रही थी? बताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी अचानक रमेश प्रिया को गले लगा लेता है और बच्चों की तरह रोने लगता है। पिता को दिल का दौरा पड़ा है। मैं हमारे परिवार को सूचित करूंगा। पता नहीं हमारे परिवार की खुशियों पर किसकी बुरी नज़र लग गई। एक के बाद एक समस्या खड़ी होती रहती है। दुनिया की नज़रों में इतना बदनाम होने के बाद अब ये दाग हमारे ऊपर भी लगना था। एपिसोड 6। पिताजी, कृपया शांत हो जाइए। दादाजी ठीक हो जाएंगे। चलो अब उससे मिलने चलते हैं। प्रिया अपने पिता को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही थी। तभी सरला ने अपने पति को फोन किया और वह दूसरे कमरे में जाकर अपनी सास से बात करने लगी। थोड़ी देर बाद वह वापस आकर अपने पति और बेटी के पास खड़ी हो गई। आंटी, क्या मैं जान सकता हूँ कि दादाजी को क्या हुआ? दरअसल प्रिया के दादा राजीव काफी बूढ़े हैं और दिल के मरीज भी हैं। शालिनी ने उन्हें प्रिया और तुम्हारे रिश्ते के बारे में गलत तरीके से उकसाया है, जिससे दादाजी को फिर से दिल में दर्द होने लगा। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये चेतावनी है, हमें उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, तभी वो ठीक हो पाएंगे। लेकिन माँ, इसमें हमारे परिवार की क्या गलती है? दादी ने इसके लिए हमें क्यों जिम्मेदार ठहराया? और ये शालिनी, मैं इस लड़की का क्या करूँ? वो तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी है। आप लोग चिंता न करें, पापा को कल तक अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। हम सब उनसे मिलकर सारी बात समझाएंगे। मुझे यकीन है कि वह समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। आंटी, मैं भी दादाजी के घर चलूंगा। मैं उन्हें अपनी सच्चाई बताऊंगा ताकि वह प्रिया और मेरे रिश्ते को स्वीकार कर लें। प्रिया के पिता रमेश को भी इससे हिम्मत मिली। सबने तय किया कि अगले दिन प्रिया के दादाजी से मिलने जाएंगे। प्रिया के दादा भानु प्रताप वर्मा बहुत जिद्दी इंसान थे और उनका परिवार बहुत बड़ा था। वह अपने बड़े बेटे के परिवार के साथ रहते थे और राजीव और प्रिया के बारे में समझाना काफी मुश्किल था। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कल शाम को फिर मिलेंगे और दादाजी से मिलने चलेंगे, कहकर राजीव ने अपनी बेटी आर्या को गोद में उठाया, उसे प्यार किया, फिर प्रिया को देखकर अलविदा कहा और चला गया। अगले दिन शाम 4 बजे राजीव प्रिया के माता पिता के घर पहुंचे। वे सब मिलकर दादा के घर के लिए निकल पड़े। भानु प्रताप वर्मा का घर दिल्ली में था। आज सुबह डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी थी और अब वह ठीक थे, लेकिन डॉक्टर ने आराम की सलाह दी थी। भानु प्रताप के घर उनकी बड़ी पोती और प्रिया की चचेरी बहन अदिति अपने पति पीयूष के साथ उनका हालचाल लेने आई थी। अदिति भानु प्रताप वर्मा की सबसे बड़ी बेटी थी। साथ में अदिति के बड़े भाई साकिब भी मौजूद थे। प्रिया परिवार में इकलौती थी जिसकी चर्चा होती थी। मुझे शर्म आती है दादाजी, इस लड़की को अपनी बहन कहते हुए। वह बिना शादी के मां बनकर घूम रही है और अब उसने शालिनी के एक्स बॉयफ्रेंड को भी फंसा लिया है। और आप जानते हैं वह लड़का कौन है? वह एक कैदी है जो हाल ही में जेल से रिहा हुआ है। अदिति बिल्कुल सही कह रही है दादाजी। रमेश चाचा के परिवार ने हमारी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया है। मैं कहता हूं कि आप उन्हें हमारी पारिवारिक संपत्ति से कोई हिस्सा न दें। यही उनकी सजा होगी। इस लड़की ने सचमुच हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया है। कभी कभी तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि वह हमारा अपना खून है। उसी वक्त
अचानक राजीव, प्रिया और उसके माता पिता घर के दरवाजे पर आ जाते हैं। पिताजी, आप कैसे हैं? क्या कर डाला आपने? मैं आपके लिए बहुत चिंतित हूँ। अब से मैं आपका ख्याल रखूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप और माँ हमारे साथ चलें। मैं आपको कष्ट नहीं होने दूंगा। तुमने मुझे सिरदर्द देना शुरू कर दिया है, रमेश। तुम्हारी बेटी कैदी से लड़ रही है और लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। नहीं, दादाजी, राजीव गलत समझ रहे हैं। वह कोई कैदी नहीं है, बल्कि भारत की स्पेशल कमांडो फोर्स के चीफ हैं। दादाजी, छोड़िए ये सब। देखिए, पीयूष आपके लिए एक उपहार लाया है। पीयूष ने एक बड़ी पेंटिंग निकाली और दादाजी के सामने रख दी। आपको रवींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग्स पसंद है ना? ये देखिए, ये रवींद्रनाथ टैगोर की मूल पेंटिंग है और यह काफी महंगी भी है। धन्यवाद पीयूष, मेरे बच्चे मेरी पसंद का कितना ख्याल रखते हैं। जब मैं तुम्हारी प्रगति की कहानियां सुनता हूँ तो मेरा दिल चौड़ा हो जाता है। अभी और भी प्रगति की कहानियां सुनेंगे दादा? क्या आप जानते हैं, हाल ही में उनकी कंपनी ने भारत में कुछ सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास प्रायोजित किए थे और उसी दौरान उनकी मुलाकात कैप्टन धीरेन्द्र शेखावत से हुई। क्या आप उस धीरेन्द्र शेखावत की बात कर रहे हैं जिसने हाल ही में भारत चीन मामले में बड़ी जीत हासिल की है? मैंने सुना है कि जल्द ही वह भारत के चीफ ऑफ डिफेंस बनाए जाने वाले हैं। हाँ दादाजी, मैं उसी धीरेन्द्र शेखावत की बात कर रहा हूँ। सोचिए, इतने बड़े आदमी ने उनके साथ भोजन किया है। धीरेन्द्र शेखावत का नाम सुनकर राजीव अब चुप नहीं रह सका। अरे, मैंने आज सुबह ही धीरेन्द्र शेखावत से बात की थी। वह लद्दाख में एक मिशन पर हैं। वह मेरे छोटे भाई जैसा है। इसके बाद राजीव ने अपने सैन्य प्रशिक्षण के दिनों को याद किया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं सैन्य प्रशिक्षण के लिए देहरादून गया था। धीरेन्द्र वहीं एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उस उम्र में कोई भी सेना अधिकारी इतना बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन उसने सेना में शामिल होने का मन बना लिया था और इसकी तैयारी भी की थी। अपने शुरुआती दिनों में धीरेन्द्र मेरे साथ ट्रेनिंग करता था। वह बहुत ही प्रतिभाशाली लड़का है। हम दोनों कुछ सैन्य अभ्यासों में भी शामिल हुए थे। आज जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मुझे खुशी है कि मैं उसका गुरु था। राजीव की बातों को सुनकर भानु प्रताप के घर के लोग हैरान थे। उनके चेहरे से यह समझना मुश्किल था कि वह राजीव की बातों पर यकीन कर रहे थे या नहीं। प्रिया और उसके माता पिता भी राजीव की तरफ देखने लगे। धीरेन्द्र शेखावत का बड़ा नाम था और ऐसा लग रहा था जैसे राजीव अपने बचपन के दोस्त के बारे में बात कर रहे हों। वहां कोई राजीव को नहीं पहचान पाया, जबकि धीरेन्द्र को पूरी दुनिया जानती थी। राजीव ने जो भी हासिल किया था वह गलत तरीके से हासिल किया। उन्हें प्रसिद्धि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। राजीव की बात खत्म होते ही अचानक साकिब जोर जोर से ताली बजाने लगा। सभी लोग चौंक गए और उसकी ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि वह तारीफ कर रहा है या मजाक। साकिब ताली बजाते हुए हंसने लगा। बहुत खूब, क्या स्क्रिप्ट है? मुझे लगता है कि आप लेखक हैं। इससे बेहतर कहानी कोई लिख सकता है क्या? ये सुनकर भानु, अदिति और पीयूष भी जोर जोर से हंसने लगे। हर कोई राजीव को देखकर उनका मजाक उड़ा रहा था। राजीव के लिए ये काफी अपमानजनक था। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।